जो करेंसी पे है। बात समझ में आती है? क्लियर है यहाँ पे? मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करता। सबसे जो पहला यूनिट है, ठीक है, उसमें हम करेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ एक्सचेंज सर्वर। और उससे पहले एक्सचेंज के कुछ की फीचर्स हैं जो अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा, यानी इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन जो है उसकी कुछ ऐसी चीज़ें इंट्रोडक्शन की एक्सचेंज की, तो अगर मैं आपको पहले से नहीं बता रहा तो जब हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो आप थोड़ा सा ट्रबल में आते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज स्पेशली पुराने लोगों के लिए तो इतनी यूजफुल नहीं होगी शायद, लेकिन वो लोग जिन्होंने पहले एक्सचेंज स्टडी नहीं किया उनके लिए टर्मिनोलॉजीज मुश्किल हो जाएंगी, ये बातें हमें समझनी, ठीक है। तो कुछ बातें हम करेंगे एक्सचेंज के रेफरेंस से जिनका ताल्लुक इंट्रोडक्शन से, और उसके बाद एक्सचेंज की इंस्टॉलेशन, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि एक्सचेंज 2010 सिर्फ 64 बिट में है, माइक्रोसॉफ्ट 32 बिट में बनाया ही नहीं। जब बनाया नहीं तो फिर आप ऑर्डर पे बनवा लीजिए माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। एक्सचेंज 2010 सिर्फ और सिर्फ 64 बिट में है। तो अगर आप एक्सचेंज 2010 इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, सबसे पहली बात हार्डवेयर आपके एक्सचेंज 64 बिट विद ऑपरेटिंग सिस्टम 64, अगर नहीं पहले उसे अवेलेबल करें उसके बाद एक्सचेंज 2007 में माइक्रोसॉफ्ट ने 32 बिट कॉपी दी, लेकिन वो लाइसेंस नहीं, यानी आपको फ्री दे देते। 32 बिट चाहिए फ्री अवेलेबल, इसलिए होता था टीचिंग के लिए, लर्निंग के लिए, ठीक है। लेकिन लोग उसे प्रोडक्शन के लिए भी यूज कर लेते हैं, ये भी फ्री चीज नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सचेंज 2010 में उसकी इवैल्यूएशन कॉपी भी नहीं दी 32। एक्सचेंज 2010 सिर्फ और सिर्फ 64 बिट है, ठीक है। क्लियर है? गूगल पे जाकर सर्च करने की जरूरत नहीं, 32 बिट वर्जन ऑफ एक्सचेंज 2010। पता नहीं इस बात पे स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आता यार ये क्या हुआ, 32 बिट में है ही नहीं यार, दिल नहीं मानता। ये दिल की बात ना माना करें, ये रूहानी जो आपकी, मैं अक्सर मैं कहता हूँ कि रूहानी बातों में माना जाएगा, ये साइंटिफिक फील्ड है, साइंस की बात मानी जाए। और अगर गूगल पे गलती से सर्च कर ही लेते हैं तो जो रिजल्ट है ना उनको पूरा पढ़ेंगे कंप्लीट डॉक्यूमेंट, और वो डॉक्यूमेंट भी जो प्रेजेंट किसी माजे की साइट का ना, कोई प्रोफेशनल साइट, मैंने यार बात कि नहीं आपने जाकर टेकनेट पे पढ़ा हो या Microsoft.com पे पढ़ा हो या विंडोज IT Pro पे पढ़ा हो, तो बात समझ में आ रही, ठीक है। अब आप दूसरे दिन मुझे कहते हैं कि सर उन्होंने पढ़ा था सभी लाहौर, वो कंसिडरेबल बात नहीं, क्लासिफाइड साइट तो मैं आपकी बात, ठीक है। तो वेरी क्लियर है इसमें टाइम का एक्सचेंज 2010 सिर्फ वो बिल्डिंग हो गया। अब मैं आपको एक्सचेंज की बेसिक्स बता दूं ताकि वो बिल्डिंग बन जाए, जिसमें हमने बड़ी बड़ी बातें सुनी। एक बात याद रखिएगा, आपको टिप दे, 3 चीजें अगर आपको आती है एक्सचेंज आपको, एक डिप्लॉयमेंट एक्सचेंज, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं, बाकी सारी चीजें ऐसी जो आपको ओवरनाइट करवाई जा सकती है। एक था कि मैं करता जाऊँ, आप देखते हैं हाँ ये ऐसे ही छोटी छोटी 3 चीजें ऐसी हैं जो अगर आपको एक्सचेंज अच्छे तरीके से आता है, मतलब आपको ये नहीं, 3 चीजें अगर आपने तो आप सर्वाइव कर जाएंगे। क्योंकि मेन चीज एक है डिप्लॉयमेंट, खाली इंस्टॉलेशन ना के डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कि गिवन केस जो भी होगा आप उसे इम्प्लीमेंट करें। कंपनी अगर कहेगी 3 ब्रांच है तब भी आप एक्सचेंज डिप्लॉय कर सकते हैं, कंपनी अगर कहती है 1 ब्रांच है तब भी आप एक्सचेंज डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। यानी कंपनी की रिक्वायरमेंट को आप ट्रांसलेट अगर कर सकते हैं एक्सचेंज के इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो डिप्लॉयमेंट पहला केस। आपको ये पता है डीएनएस को क्या करना पड़ेगा, आपको ये पता है कि मुझे आईएसपी को कॉल करके क्या क्या बातें करनी है, ये चीजें करना है। आपको ये पता है कि मैंने कस्टमर को बताना है कि यार एक्सचेंज के डिप्लॉयमेंट के लिए आपको एक आईपी चाहिए, वो परचेज करना है, ठीक है, डोमेन नेम अपना रजिस्टर करना है। अगर आपको डिप्लॉयमेंट के सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, एक बड़ा काम कंप्लीट। दूसरा काम राउटिंग, ईमेल राउटिंग, ठीक है, मेल डायरेक्ट इंटरनेट पे किस तरह भेजनी है, ब्रांच लेवल कनेक्टिविटी किस तरह करनी है, ठीक है, बिजनेस पार्टनर्स के साथ कनेक्टिविटी किस तरह करनी है, ठीक है, ईमेल इंक्रिप्शन को किस तरह से इन्फोर्स करना है, ठीक है। अगर आप ईमेल राउटिंग हैंडल कर सकते हैं प्रॉपर्ली, डीएनएस के तमाम केसेस आप अंडरस्टैंड करते हैं, आपको पता है कि किस केस में डीएनएस पे क्या करना पड़ेगा, तो दैट मींस आपको ईमेल राउटिंग भी आता है। और तीसरी और आखिरी बात क्या है, डिजास्टर रिकवरी, ठीक है, कि आप किसी भी केस में अगर एक्सचेंज क्रैश हो जाता है तो टाइमली फैशन में आप उसे रिकवर कर सकते हैं। आपको कॉन्फिडेंस है कि एक्सचेंज क्रैश हो गया
ये चीज़ें मुझे दे दें, मैं 30 मिनट्स में एक्सचेंज रिबिल्ड करता हूँ। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो समझ आपका एक्सचेंज आता है। बाकी चीज़ें छोटी छोटी बाकी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑनगोइंग एक्टिविटीज हैं, उसमें एडीएस में यूजर अकाउंट आपको बनाना आता है, एक्टिव डायरेक्टरी में ग्रुप अकाउंट आपको बनाना आता है, लेकिन आपको ऑपरेशन मास्टर्स का नहीं पता, एक बड़ा काम आता है। ठीक है, इसी तरह एक्सचेंज में जो मेन 3, अभी मैं हर लेक्चर में बताता हूँ, एक चीज़ और मैंने ऐड की है उस लेक्चर में आपको मिलेगी अगर आप पुरानी वीडियो देखें, वो है क्लाइंट कनेक्टिविटी। यानी आपको ये पता हो कि मैंने आउटलुक वेब एप्लीकेशन को किस तरह कनेक्ट करना है, आपको ये पता हो कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को ऑफिस में किस तरह कनेक्ट करना है, और अगर बॉस घर जाता है और चाहता है कि घर में भी मैं आउटलुक चलाऊं तो कुछ भी ना करना पड़े और कनेक्ट हो जाता है, किस तरह करना है। ठीक है, आपको ये पता है कि मैंने मोबाइल कनेक्टिविटी किस तरह करना है, ठीक है, कि यूजर्स को मोबाइल पे ईमेल रिसीव हो। आपको ये पता है कि मैंने POP3 और IMF4 किस तरह से कॉन्फ़िगर करने हैं। अगर आप क्लाइंट की तमाम ऑप्शंस कर सकते हैं तो ये एक और एक मेजर चीज़ है जो आपकी कवर हो जाती है। लेकिन अगेन मुझे 3 पॉइंट बताएं वो जी यहाँ तक मुझे चाहिए वो चीज़ देखें, यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो अब मैं आपको इंट्रोडक्शन की जो बेसिक बातें बता रहा हूँ और इन बातों को आपने तमाम क्लास में ये बातें याद रखनी, क्योंकि इन पे सारी हमारी जो बिल्डिंग है वो बेस है। एक्सचेंज 2010 में, क्योंकि आप में से मेजॉरिटी वो होगी जिसने एक्सचेंज 2003 में काम किया, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 7 में भी काम किया, बहुत थोड़े। देखिए 7 में एक बहुत बड़ा चेंज आया था जिसको 10 में भी कैरी ऑन किया गया, और वो था सर्वर रोल्स। एक्सचेंज 2007 से पहले पता क्या होता था, तो सर्वर होता था, मेल सर्वर होता था मैक्सिमम। ये स्टैंडर्ड एडिशन है, एंटरप्राइज एडिशन है बस। लेकिन एक्सचेंज 2007 और 10 जब आप इंस्टॉल करते हैं तो सर्वर रोल्स आते हैं, 5 रोल्स हैं, और आपको पता होना चाहिए कि उनमें से कौन से रोल की आपको कब जरूरत है। पहले तो 5 रोल्स लिखें। सबसे पहले तो लिखें मेल बॉक्स सर्वर, मेल बॉक्स सर्वर। अच्छा हाँ, मैंने आपको सबसे पहले लिखवाया मेल बॉक्स सर्वर, उसके बाद लिखें हब ट्रांसपोर्ट सर्वर, हब ट्रांसपोर्ट सर्वर, हब ट्रांसपोर्ट क्लाइंट एक्सेस सर्वर। बस 10 मिनट देते हैं, उसके बाद मैं फिनिश कर दूँगा आज का सेशन में आपको जितनी देर में इसी चलेगा आप कैसे जी क्लाइंट एक्सेस सर्वर। उसके बाद क्या क्या लिखवा दिया, मेल बॉक्स हो गया, अपना यूनिफाइड मैसेजिंग सर्वर, यूनिफाइड मैसेजिंग सर्वर। यूनिफाइड मैसेजिंग सर्वर, और फाइनल इज एज ट्रांसपोर्ट सर्वर, EDGE, एज ट्रांसपोर्ट, एज सर्वर भी कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले तो ये याद रखें कि 3 सर्वर ऐसे हैं जिनके बगैर मेलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन सकता, और वो है फर्स्ट 3 आपने लिखे हैं, मेल बॉक्स, क्लाइंट एक्सेस सर्वर और हब ट्रांसपोर्ट सर्वर। ये 3 मैंडेटरी हैं। ये इम्पॉसिबल है कि मेलिंग सॉल्यूशन के ये 3 ना हो। एक और बात याद रखिएगा कि अगर मैंने 5 टाइप्स ऑफ रोल्स लिखवाए, इट डजंट मीन कि आपको कम से कम 5 या 3 सर्वर्स हैं। एक ही सर्वर एट द सेम टाइम मेल बॉक्स, क्लाइंट एक्सेस, हब तीनों भी हो सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपने पूरा कंप्लीट मेलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और सिर्फ एक सर्वर। ठीक है, बाकी ये एग्जाम्पल रखिएगा कि एक सर्वर एट द सेम टाइम मल्टीपल रोल्स होल्ड कर सकता है। जो लास्ट को लिखते हैं वो ऑप्शनल है। यूनिफाइड मैसेजिंग कब होगा, जब आप चाहते हैं वॉइस ओवर आईपी की सपोर्ट। आप कहते हैं कि कॉल आए, मैं जनाब यूजर कॉल करता है, और कॉल अगर इतनी कॉल्स के बाद रिसीव नहीं होती तो वो राउट हो जाएगा इसमें वॉइस मेल फॉर्म में कन्वर्ट। आप कहते हैं मैं घर में सो रहा हूँ, सुबह उठता हूँ, मैंने मेल चेक करनी है, मेरे पास ना लैपटॉप है, ठीक है, ना मेरे पास डेस्कटॉप है, ना इंटरनेट कनेक्शन, मेरे पास सिर्फ क्या है, टेलीफोन।
टेलीफोन से नंबर में डायल करूँ, मेल चेक है ना उसका बात। टेलीफोन में मेल चेक हो जाए, टेलीफोन में मेल लिख ली जाए, टेलीफोन में मेल सेंड हो जाए, ये सारा काम जो है ये ड्रीम में नहीं होगा, हकीकत में। आप समझ में आ रही है? लेकिन इसके लिए कौन सा सर्वर चाहिए होगा? यूनिफाइड मैसेजिंग सर्वर भी चाहिए होगा, प्लस वॉइस ओवर आईपी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा। खाली यूनिफाइड मैसेजिंग सर्वर बनाने से काम नहीं बनेगा, आपके पास वॉइस ओवर आईपी का कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। बहरहाल यूनिफाइड मैसेजिंग किस केस में चाहिए? और जो आपने एज लिखा है, एज उस वक्त लगाते हैं जब आप चाहते हैं कि जो भी ईमेल आए उसमें पहले एंटी स्पैम, एंटी वायरस, ठीक है, सेंडर आईडी फिल्टरिंग, रेसिपिएंट फिल्टरिंग, कंटेंट फिल्टरिंग, सारे चेक्स लगाए जाएं। जब बिल्कुल वो मेल पता लगता है क्लीन है, फिर उसे थ्रू कर दिया। अब इसके दो तरीके हैं, या तो ये सारा काम एक ही सर्वर कर ले, या फिर एक सर्वर को आप डेडिकेट कर देते हैं जो सारी चेकिंग करता है, और वंस ईमेल स्क्रीन हो जाती है उसे थ्रू कर देता है कि ठीक है ये तीन मेल ऐसे आगे आओ। तो वो जो सर्वर होगा वो कौन होगा? एज सर्वर सिक्योरिटी के लिए लगाया जाता है। अगर आप अपने सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को, अगर आप अपने मेलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली सिक्योर करना चाहते हैं, ठीक है, एज के बगैर आपको वो सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। या तो एज लगाएं, या फिर ये हो सकता है कि जो मेल आए वो पहले आयसा से आए, आयसा या TMG थ्रेट मैनेजमेंट गेटवे, वो पहले उसको चेक करे उसके बाद करें, ठीक है। तो अगर आपके सिक्योरिटी प्राइमरी कंसर्न नहीं है और आप कहते हैं कि यूनिफाइड मैसेजिंग की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 सर्वर सफिशिएंट है, बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो जब आप एक्सचेंज, एक और बात क्या होती है, जब आप एक्सचेंज की इंस्टॉलेशन करते हैं तो ये रोल आपसे पूछा जाता है, और मैंने आपको बताया कि रोल को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन याद रखिएगा कि एज का रोल किसी और रोल में नहीं, एज हमेशा अकेला होगा। एज ट्रांसपोर्ट सर्वर जिस मशीन को आपने बना दिया वो कोई और रोल होस्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो बाकी रोल है वो को एक्सेस कर सकता, ठीक है। जिस मशीन का आपने एज इंस्टॉल करना है वो मशीन कोई और रोल होस्ट नहीं करेगी, ना वो हब होगी, ना वो क्लाइंट एक्सेस सर्वर होगी, ना वो यूनिफाइड मैसेजिंग होगी, कोई नहीं, सिर्फ एज यूजर। नहीं होगा ना, जब आप रिजल्ट चलाते हैं ना 5 ऑप्शन आ रही है, आप 4 में से कोई भी सेलेक्ट करें तो एज ग्रे हो जाता है, और अगर आप एज सेलेक्ट करें तो 4 ग्रे हो जाता है। बताएं क्या करें? तो ये जल्दी से शायद हो जाए 2 माउस लग जाते हैं, 2 माउस नहीं आती, 2 माउस लग जाते, कौन ले जाते हैं? लग जाते 2 माउस, तो 2 माउस वाले ट्राई करें। कर्सर एक ही हो सकता है, कर्सर भी 2 चाहिए, 2 माउस 2 कर्सर 2 बंदे जो ऐसे सिंक्रोनाइज होंगे क्लिक एक साथ करें, बस अब ऊपर नीचे के पास। जब तक ऐसे माउस ऐसे बंदे और ऐसे क्लिक करने वाले बंदे आपको नहीं मिलते तब तक एच पे कोई और होगी। मैंने रिफ्रेश कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे बात क्लियर हो गई है। इससे ऑनवर्ड्स हम करते हैं कल, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है। यहाँ तक आपने जो है वो, अब जितना मैंने आपको करना क्या है ये आप याद, आप अगर चाहते हैं ना एक्सचेंज आपको प्रॉपर्ली आ जाए 10-12 लेक्चर्स में, उसके लिए पहला काम जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपके पास आपके किसी का एक्सचेंज। सबसे पहली चीज, जो लोग आज एक्सचेंज इंस्टॉल कर लेंगे उनके ऑप्शंस में कल आपको समझा, ठीक है। आपने सेटअप चलाना है, प्री रिक्विजिट की ऑप्शन होती है वो पूरी करनी है, उसके बाद एक्सचेंज इंस्टॉल करते हैं, डोमेन में इंस्टॉल होता है, वर्कग्रुप में ट्राई करते हैं। 64 बिट मशीन चाहिए, अगर आपके पास 64 बिट मशीन नहीं है तो एक तरीका ये हो सकता है, अगर आपका कंप्यूटर वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करता है तो VMware करके उसके अंदर 2008 Arduino इंस्टॉल करके उसके अंदर आप एक्सचेंज इंस्टॉल, हाँ बायोस में जाके देखें इंटेल वीट की ऑप्शन है, ठीक है। तो आप आज जिस बंदे ने एक्सचेंज इंस्टॉल कर लिया वो समझने के लिए मेरे साथ, ठीक है, ओके।